सीटेड दिसंबर सन 2022 के लिए उर्दू पेडागोजी की एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी क्लास में हम लोग उर्दू पेडागोजी के कुछ मुश्किल अल्फाज आप लोगों को हिंदी में और अंग्रेज़ी में समझाएंगे और उन अल्फाज का इस्तेमाल पेडागोजी के सवालात में किस तरह से होता है ये भी दिखाएंगे और कुछ सवाल भी सॉल्व कराएंगे। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ आपके सामने है मुशाहिदा। इसे हिंदी में अवलोकन और अंग्रेज़ी में ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। इजहार लफ्ज़ पेडागोजी में अक्सर इस्तेमाल होता है। हिंदी में इसे कहते हैं अभिव्यक्ति और एक्सप्रेशन कहा जाता है अंग्रेज़ी में। तख्लीकियत लफ्ज़ आपको याद रखना है, इसे हिंदी में सृजनात्मकता और अंग्रेज़ी में क्रिएटिविटी कहा जाता है। 3 अल्फाज आपने सीख लिए। अब इन तीनों अल्फाज का इस्तेमाल इस सवाल में हुआ है। सवाल को पढ़िए, जवाब आप लोग खुद दे लेंगे। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे बयान ऐसा है जो कि ज़बान की क्लासरूम में तस्वीर या पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए हम तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सही नहीं है। पहला ऑप्शन है ये बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदे का मौका फराहम करता है, यानी कि जब हम बच्चों को तस्वीर दिखाते हैं तो इससे बच्चों को अवलोकन का, ऑब्जर्वेशन का मौका, अपॉर्चुनिटी और अवसर मिलता है। दूसरा ऑप्शन है यह बच्चों को अपने इजहार यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन, स्वयं की अभिव्यक्ति और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका यानी कि अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है ये बच्चों को ख्याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत यानी कि क्रिएटिविटी की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। चौथा ऑप्शन है कि ये बच्चों को सुनने की महारत को यानी कि लिसनिंग स्किल को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? तो जैसा कि आप सभी लोग जवाब दे रहे होंगे, चौथा वाला ऑप्शन जो है वो सवाल के मुताबिक सही नहीं है। यानी कि जब हम तस्वीर और पोस्टर का इस्तेमाल करेंगे तो इससे बच्चों का लिसनिंग स्किल डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, इससे बच्चे तस्वीरों से ऑब्जर्वेशन करना सीखेंगे, स्वयं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनमें तस्वीरों से क्रिएटिविटी भी आ सकती है। लेकिन तस्वीरें बोलती थोड़ी हैं, तो तस्वीरों से बच्चों को सुनने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि हमारा जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा। आगे 3 और अल्फाज आपके सामने हैं। पहला है तदरीसी आमोज़ी मवाद। इसे कहते हैं TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से हिंदी पेडागोजी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सियाक के मुताबिक ये अल्फाज आपको अक्सर पेडागोजी के सवालात में दिखते होंगे। सियाक यानी कि संदर्भ इसे कहते हैं। संदर्भ के अनुसार, सियाक के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट। तीसरा जो लफ्ज़ है वो मरबूत अंदाज है, जिसे आप संकलित दृष्टिकोण या फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच कह सकते हैं। 3 अल्फाज। अब चलिए इन अल्फाज का इस्तेमाल इस सवाल में हुआ है। बच्चों के लिए तदरीसी आमोज़ी मवाद के इंतखाब में यानी बच्चों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री के चयन में बच्चों के लिए TLM के चूज़ करने में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? उसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब यानी कि उपलब्ध होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। उसे बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। उसे सिर्फ तलबा का तैयार शुदा यानी कि मेड बाय स्टूडेंट्स होना चाहिए, या फिर उसे सियाक के मुताबिक यानी कि संदर्भ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट, इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी कि संकलित दृष्टिकोण में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम बच्चों के लिए TLM का यूज़ करें तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो TLM हो
वो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो, सियाक के मुताबिक हो, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल जो है उसके लिए ढेर सारे अल्फाज आप लोगों को तैयार करने होंगे। पहला लफ्ज़ जो है वो मचान बंदी है, ठीक है, इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है, अंग्रेज़ी में भी इसको स्कैफोल्डिंग ही कहते हैं। ये स्कैफोल्डिंग अंग्रेज़ी का ही लफ्ज़ है, इसका हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ है, स्कैफोल्डिंग के नाम से ही हिंदी में भी दे देता है, उर्दू में भी कभी कभी स्कैफोल्डिंग दे देता है, लेकिन इसके लिए ताआवुनी मफरूज़ा भी इसको कभी कभी कह देता है। लेकिन मचान बंदी लफ्ज़ से कई बार सीटेट में पूछा है। तो मचान बंदी का जो कंसेप्ट है किसने दिया ये भी आपको याद रखना है। ये कंसेप्ट लेव वाइगोस्की से मुताल्लिक है। लेव वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट दिया। स्कैफोल्डिंग क्या है, एक टेम्परेरी हेल्प है, ज़रूरत पड़ने पे दी जाती है, और जब बच्चे किसी काम को सीख लेते हैं तो वो टेम्परेरी हेल्प यानी कि जो स्कैफोल्डिंग है उसको हटा भी लिया जाता है। जैसे आप बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप साइकिल को पीछे से पकड़े रहते हैं, जब बच्चा साइकिल चलाने लगता है थोड़ा सा तो आप छोड़ देते हैं। तो ये जो आपने शुरुआत में टेम्परेरी हेल्प दी इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं वाइगोस्की के मुताबिक। तो इसे उर्दू में मचान बंदी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मफरूज़ा ये लफ्ज़ काफ़ी इस्तेमाल होता है उर्दू पेडागोजी में, इसे कहते हैं हिपोथेसिस या परिकल्पना। समाजी तामुल बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसे कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। पूछा जाता है सवाल कि ज़बान की नशोनुमा में समाजी तामुल सबसे ज़्यादा अहम है, ये नज़रिया किसका है, तो आपका जवाब होगा वाइगोस्की का है, ठीक है। उसके बाद आमोजिस लफ्ज़ आप जानते हैं, अधिगम कहते हैं इसे, हिंदी में और अंग्रेज़ी में इसे लर्निंग कहा जाता है। महारत लफ्ज़ आपको कौशल और स्किल के तौर पे पता है। लुगत यानी कि डिक्शनरी को कहते हैं, शब्दावली या फिर शब्दकोश हिंदी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। कवायदी महारत इसे व्याकरणिक दक्षता या फिर रेगुलेटरी स्किल या फिर ग्रामेटिकली स्किल आप कह सकते हैं। तो ये सभी अल्फाज आपने देखे। आप देखिए ये सवाल आपके सामने है कि मचान बंदी से मुताल्लिक मफरूज़ा का मानना है, ये जो स्कैफोल्डिंग का जो कंसेप्ट है उसका मानना क्या है। समाजी तामुल आमोजिस के लिए ज़रूरी तरीके फराहम करता है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन लर्निंग के लिए जो अच्छे और अनिवार्य जो विधियां हैं वो प्रदान करता है, या फिर एक जैसी महारत के लिए समान कौशल के लिए विभिन्न तरीकों से कई बार सिखाया जा सकता है, या फिर ज़बान की आमोजिश के लिए लुगत यानी कि डिक्शनरी ज़रूरी है, या फिर तामुल कवायदी महारत और ज़बान की महारत की नशोनुमा में फ़रोग देती है, यानी कि जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो इससे हमारी ग्रामेटिकल स्किल और लैंग्वेज लर्निंग दोनों डेवलप होती है। तो बताओ ये जो मचान बंदी है, जो स्कैफोल्डिंग है, ये क्या कहता है, तो स्कैफोल्डिंग यही कह रहा है कि समाजी तामुल आमोजिश के लिए ज़रूरी तरीके फराहम करता है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो लर्निंग के लिए जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं वो प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे कुछ और अल्फाज हैं। आमोजगार आप जानते हैं शिक्षार्थी को कहते हैं, लर्नर अंग्रेज़ी में इसका माना होता है। तहरीर और तकरीर लेखन और वाचन हिंदी में इसे कहेंगे, और अंग्रेज़ी में राइटिंग और स्पीकिंग कहा जाता है। मुश्तरका लफ्ज़ काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो इसे आप कॉमन कहते हैं। मुश्तरका गलती यानी कि कॉमन मिस्टेक या कॉमन एरर, ठीक है, सामान्य गलती। बहस से आप चर्चा और डिस्कशन के तौर पे जानते हैं। ताउनी तदरीस ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और अक्सर इस्तेमाल होता है, इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है। इसको हम सहयोगात्मक शिक्षण यानी कि कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव टीचिंग कहते हैं, ठीक है। माबाद अंदाज़े कद्र सरगर्मी इसे मूल्यांकन के बाद की गतिविधि यानी कि पोस्ट इवेल्युएशन एक्टिविटी कहते हैं। गलतियों का तज्जिया इसे हम त्रुटि विश्लेषण या फिर एरर एनालिसिस या मिस्टेक्स एनालिसिस के तौर पे जानते हैं।
तो ये सभी अल्फाज आपने देखे। चलो अब इन अल्फाज पे मबनी इस सवाल का जवाब दो। आमोज़गार, उस्ताद आमोज़गारों की तहरीर और तकरीर की सारी मुश्तरका गलतियों को यकजा करता है, यानी कि जो टीचर है बच्चों की रिटन और जो स्पीकिंग मिस्टेक्स हैं, जितने भी कॉमन मिस्टेक्स हैं सबको वो कलेक्ट करता है और बाद में अपनी क्लास में बगैर किसी का नाम लिए हुए सारी गलतियों पे बहस करता है, चर्चा करता है, डिस्कशन करता है। इस तरह वो क्या करता है, क्या वो ताआवुनी तदरीस यानी कि कोलैबोरेटिव टीचिंग या फिर कोऑपरेटिव टीचिंग कर रहा है, या फिर वो माबाद अंदाज़े कदर एक्टिविटी यानी कि पोस्ट इवेलुएटिव एक्टिविटी कर रहा है, या फिर वो एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स यानी कि गलतियों का तज्जिया यानी कि गलतियों का संश्लेषण कर रहा है, या फिर वो फीडबैक दे रहा है। गलतियों का संश्लेषण, या फिर आप इसे कह सकते हैं गलतियों का विश्लेषण, ये लफ्ज़ ज़्यादा सही होगा। गलतियों का विश्लेषण कर रहा है, या फिर फीडबैक यानी कि इसे उर्दू में बाज़रसी के नाम से बोला जाता है, लेकिन फीडबैक खुद अंग्रेज़ी को उर्दू में लिख दिया, तो यहाँ पे फीडबैक जो है आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो किसी भी कॉमन मिस्टेक को कलेक्ट करके बाद में उस मिस्टेक को बच्चों के सामने डिस्कशन करना, ये जो तरीका होता है इसे हम फीडबैक कहते हैं। ठीक है, यानी टीचर बाद में बच्चों को फीडबैक दे रहा है, डायरेक्ट उनको उनकी गलतियों पे टोक नहीं रहा है। तो ये जो तरीका होगा वो फीडबैक कहलाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो देखो, तामीर पसंदी को हम संरचनावादी उपागम कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है अंग्रेज़ी में। मालूमात की तामीर, इसे हम ज्ञान का सृजन यानी कि क्रिएशन ऑफ नॉलेज कहते हैं। उस्ताद की इत्तिबा, इसे फॉलोइंग ऑफ टीचर यानी या कॉपी ऑफ टीचर कह सकते हैं, यानी टीचर का अध्यापक का अनुकरण। तख्लीक मतलब क्रिएटिव या क्रिएशन होता है, रचना होती है। ठीक है, ये सभी अल्फाज। अब इससे रिलेटेड जो सवाल है वो ये है कि तामीर पसंदी जो नज़रिया है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है, उसके मुताबिक जो लर्नर होता है वो कैसा होता है। मालूमात की तामीर करने वाला यानी कि नॉलेज को क्रिएट करने वाला, ज्ञान का सृजन करने वाला, या फिर अपने उस्ताद की इत्तिबा करने वाला यानी अपने टीचर को फॉलो करने वाला, या मालूमात की दोबारा तख्लीक करने वाला, नॉलेज को रिक्रिएट करने वाला, या फिर मालूमात हासिल करने वाला। तो जो तामीर पसंदी के जितने भी मानने वाले हैं उनका मानना ये है कि बच्चे मालूमात की तामीर करने वाले होते हैं, यानी खुद नॉलेज को क्रिएट करते हैं। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं, ठीक है, उनका क्या नाम है आप लोगों को कमेंट में बताना है, जिनके मुताबिक बच्चे इल्म की तश्कील खुद करते हैं और नन्हे साइंसदां होते हैं। किसने बच्चों को नन्हा साइंसदां कहा और ये कहा कि वो इल्म की तश्कील खुद करते हैं, और उन्होंने एक बहुत ही अहम एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने बच्चों के इदराकी नशोनुमा के 4 मरहले बताए। पहला उन्होंने हिस्सी मरहला बताया, दूसरा उन्होंने जो बताया वो कब्ल तजर्बात का दौर बताया, तीसरा जो दौर उन्होंने बताया वो बताया कौन सा, वो बताया उन्होंने मकरून तजर्बात का दौर, और चौथा उन्होंने रस्मी तजर्बात का दौर। ये 4 दौर या 4 स्टेजेस किसने दिए, कमेंट करके आपको बताना है।